कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अच्छे से होंगे। बच्चों, हमारी बात चल रही थी वाक्य पर। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि वाक्य क्या होते हैं और वाक्य के जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। चलिए एक बार फिर हम रिवीजन कर लेते हैं कि वाक्य वह शब्द समूह होता है, दो या दो से अधिक शब्दों का वह व्यवस्थित या क्रमबद्ध समूह होता है जिसका एक अर्थ होता है या जिससे जो है अर्थ स्पष्ट होता है। वक्ता अपनी बात को या लेखक अपने विचारों को सुनने वाले और पढ़ने वाले तक पहुंचाते हैं, तो वो क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। इसके अलावा जो है इसके तीन हिस्से होते हैं। पहला होता है उद्देश्य यानी कि कर्ता, दूसरा होता है विधेय क्रिया और तीसरा जो होता है वो होता है कर्म। तो आज जो हम पढ़ेंगे बच्चों वो पढ़ेंगे वाक्य के भेद के बारे में। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वाक्य के दो भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर वाक्य भेद और दूसरा होता है अर्थ के आधार पर वाक्य। अब इनके भी भेद होते हैं, है ना, जिसे अब दो प्रकार के होते हैं ये, है ना। तो इसके का खा ग ऐसे भेद होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद होते हैं। नंबर 1 रचना के आधार पर और नंबर 2 होता है अर्थ के आधार पर। तो आज जो है हम इसको नहीं लेंगे, इसको नेक्स्ट वीडियो में लेंगे हम आपकी, ठीक है। देखिए आज जो है हम किसके बारे में समझाएंगे? रचना के आधार पर वाक्य के भेद के बारे में समझाएंगे। तो अगर हम रचना के आधार पर वाक्य के भेद की बात करते हैं, वाक्य के कितने भेद होते हैं? वाक्य के भेद, ठीक है। नंबर 1 होता है बच्चों सरल वाक्य, नंबर 2 होता है संयुक्त वाक्य, और नंबर 3 होता है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य। तो ये 3 तरीके के होते हैं। ये 3 तरीके, इसमें जो ये 3 प्रकार हैं रचना के आधार पर जो वाक्य होते हैं उसमें हमारे 3 तरीके की जो है वाक्य आते हैं। पहला नंबर आता है सरल वाक्य जो आसानी से बोले जा सकते हैं, जिसमें केवल उद्देश्य और विधेय होता है। इसमें क्या होता है? उद्देश्य और प्लस क्या होता है? विधेय। ये क्रिया से ही, इसकी जो मुख्य क्रिया होती है उससे ही हमारा जो सारा सार है, वाक्य का जो भाव है वो स्पष्ट हो जाता है। अब ये जो संयुक्त वाक्य है ये वो वाक्य होते हैं जो अव्यय शब्द, जिन्हें दो वाक्यों को अव्यय शब्दों के साथ जोड़ा जाता है। जोड़ा जाता है। और ये तीसरे प्रकार के जो वाक्य होते हैं ये मिश्र वाक्य है। ये वो वाक्य होते हैं बच्चों कि इसमें एक हिस्सा तो इसका प्रधान होता है, एक वाक्य प्रधान वाक्य होता है, और दूसरा जो होता है वो दूसरा आश्रित वाक्य होता है। आश्रित वाक्य जो एक वाक्य पर, दूसरा वाक्य जो होता है वो एक वाक्य पर निर्भर करता है। अब यह है सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर है ये, है ना। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो चलिए पहले हम इनकी परिभाषा को देख लेते हैं। सरल वाक्य पहले हमारा आता है सरल वाक्य। यदि हम सरल वाक्य की बात करते हैं बच्चों तो इसमें एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। ये उद्देश्य और विधेय को मिलाकर ये जो है सरल वाक्य बनता है और ये आसानी से समझ में आ जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है?
सरल वाक्य कहा जाता है। चलिए मैं जो है इसकी परिभाषा बोर्ड पर लिखे देती हूँ, आप सभी बच्चे अच्छे से उतारिएगा और ध्यान से उसे पढ़िएगा। सरल वाक्य वह वाक्य है जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय होता है। मुख्य क्रिया से ही वाक्य का भाव स्पष्ट का भाव स्पष्ट मुख्य क्रिया से ही वाक्य का भाव स्पष्ट हो जाता है, हो जाता है। अब यह है, देखिए कि सरल वाक्य क्या होता है कि वह वाक्य होता है जिसमें एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है, और मुख्य क्रिया से ही क्या होता है बच्चों कि वाक्य का भाव जो है वो स्पष्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। नंबर 1 उदाहरण है, मैंने दूध पिया। मैंने दूध पिया। नंबर 2 उदाहरण अगर हम इसका नाम पढ़ता है। तीसरा है, सीता गाती है। चौथा है, मोहन स्कूल जाता है। पांचवा है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं। छठा है, वह सुबह उठकर दौड़ता है। तो ये देखिए कि सरल वाक्य, आसान वाले जो वाक्य होते हैं छोटे छोटे होते हैं और इसमें एक विधेय होता है और एक उद्देश्य होता है। तब जैसे मैंने दूध पिया, तो दूध पिया एक हो गया और मैंने हो गया अलग हो गया, तो ये तो हमारा उद्देश्य कहलाएगा, उद्देश्य, और इसको क्या कहेंगे हम, विधेय कहेंगे। ऐसे ही सीता गाती है, तो सीता हमारा क्या हो गया बच्चों, उद्देश्य हो गया, ऐसे आपकी समझ में आ जाएगा आराम से। और गाती है हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया, ये विधेय में आ जाएगा। बच्चे हमारे क्या हो गया, बच्चे जो है क्या काय में आएंगे, ये उद्देश्य में, है ना, उद्देश्य। और पार्क में खेल रहे हैं, ये हो गया हमारा विधेय। इसमें देखिए राम पढ़ता है, तो पढ़ता क्या हो गया, विधेय हो गया हमारा, और राम क्या हो गया, उद्देश्य। मोहन स्कूल जाता है, स्कूल जाता है हमारा क्या हो गया, विधेय हो गया, और मोहन क्या हो गया हमारा, उद्देश्य, यानी कि कर्ता। उद्देश्य को क्या कहते हैं, कर्ता। वह सुबह उठकर दौड़ता है, यह हो गया हमारा विधेय, और वह जो है वह हमारा क्या हो गया, उद्देश्य। उद्देश्य यानी कि कर्ता, ठीक है, और विधेय यानी कि क्रिया। ये तो इसमें सरल वाक्य की हमेशा ये पहचान होती है कि इसमें एक उद्देश्य होता है और वाक्य का जो दूसरा भाग होता है वो विधेय होता है, यानी कि कर्ता और क्रिया होती है, कर्म इसमें कहीं नहीं होता है ना। तो ये जो सरल, इसे क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, सीता गाती है, बच्चे पार्क में खेल रहे हैं, राम पढ़ता है, मोहन स्कूल जाता है, वह सुबह उठकर दौड़ता है। तो ये कैसे वाक्य हो गए, ये सरल वाक्य के अंतर्गत आते हैं।
अब हम समझते हैं संयुक्त वाक्य कि संयुक्त वाक्य दूसरा क्या होता है वाक्य के भेद में, रचना के आधार पर, है ना। तो इसका होता है एक तो सरल वाक्य हो गया और एक हो गया संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य वे वाक्य होते हैं जो योजक चिन्ह के द्वारा या जैसे जो शब्द होते हैं अव्यय शब्द जो होते हैं उनके द्वारा जोड़े जाते हैं, जैसे किंतु, परंतु। तो एक वाक्य दूसरे वाक्य से या तो योजक चिन्ह से जुड़ेगा या अव्यय शब्दों से जुड़ेगा, ये इसकी पहचान होती है। तो चलिए पहले इसकी परिभाषा को देख लेते हैं हम। ये जो संयुक्त वाक्य होते हैं बच्चों, ये दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को, कौन से वाक्यों को, सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक या अव्यय कौन से शब्द, जैसे और है, किंतु, परंतु या अतः और इसलिए। अव्यय शब्द या योजक चिन्ह से जोड़कर या योजक चिन्ह से जोड़कर बनाया जाता है जैसे उदाहरण देखते हैं हम कि राम पढ़ा और सीता लिखती रही। दूसरा वाक्य अगर हम इसका देखते हैं कि मैं आया लेकिन वह गया। अगर इसका तीसरा वाक्य देखते हैं हम कि या तो पढ़ो या खेलो अगर हम संयुक्त वाक्य की बात करते हैं तो कि दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक या अव्यय, जैसे समुच्चय बोधक या अव्यय शब्द है ना, ओबलिंग कर लीजिए इसको, और किंतु, परंतु या अतः इसलिए, ये जो शब्द होते हैं ये अव्यय शब्द होते हैं। तो इनको मिलाकर या एक योजक चिन्ह होता है, ये देखिए ये वाला जो है ये योजक चिन्ह है, इसको लगाकर जो वाक्य सरल वाक्य एक वाक्य से दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम पढ़ा और सीता लिखती रही, तो राम पढ़ा एक वाक्य हो गया हमारा, है ना, देखिए सरल वाक्य है ये, और सीता लिखती रही ये दूसरा वाक्य हो गया। तो और ये क्या है, ये अव्यय शब्द हो गया। क्या हो गया बच्चों, अव्यय शब्द हो गया ये, है ना। तो राम पढ़ा और सीता लिखती रही, तो किस शब्द ने जोड़ा, और शब्द ने जोड़ा। अब ये है दूसरा, देखिए कि मैं आया लेकिन वह गया। मैं आया तो एक वाक्य हो गया, वह गया ये दूसरा वाक्य हो गया। अब इसको किसने मिलाया है, लेकिन अव्यय शब्द ने मिलाया है ना। तो इसको लेकिन ने मिलाया है, तो ये क्या है, लेकिन के मिलते ही ये क्या हो गया, हमारा पूरा सेंटेंस जो था वो एक हो गया। अब तीसरा देखिए, या तो पढ़ो या खेलो। अब या तो पढ़ो तो ये एक वाक्य हो गया, और खेलो ये है दूसरा वाक्य। लेकिन क्या है,
कि ये किसने मिलाया है, एक अव्यय शब्द ने मिलाया है कि या शब्द ने जो है इन दोनों वाक्यों को, इन सरल वाक्यों को मिला दिया है। तो ये एक कैसा वाक्य बन गया है, ये संयुक्त वाक्य बन गया है। तो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं मिश्र वाक्य की तरफ। अब हम देखते हैं कि मिश्र वाक्य क्या होता है। तो मिश्र वाक्य जो होता है, एक वाक्य को जब हम दूसरे वाक्य से मिलाते हैं बच्चों, तो किससे जोड़ा जाता है, जैसे या है, जो है, की है ना। तो ऐसे शब्द जो होते हैं तो उनसे मिलाकर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से मिलाया जाता है। तो ऐसा वाक्य क्या कहलाता है, मिश्र वाक्य कहलाता है। इसमें जो है एक प्रधान वाक्य होता है और दूसरा जो होता है आश्रित या उपवाक्य कहलाता है। तो वो दोनों, ये जो आश्रित वाक्य होता है ये प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। तो चलिए अब हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। ये हम मिश्र वाक्य की परिभाषा को देख लेते हैं कि एक या अधिक आश्रित उपवाक्य, आश्रित उपवाक्य से मिलकर बनता है आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर निर्भर होते हैं। जोड़ने वाले शब्द कौन कौन से होते हैं इसमें बच्चों? जोड़ने वाले शब्द जैसे जो, कि, यदि, जब, क्योंकि और या ताकि, ये जोड़ने वाले शब्द होते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि एक मुख्य वाक्य होता है इसमें और प्लस एक गौण वाक्य होता है, गौण वाक्य। इन दोनों को मिलकर जो है मिश्र वाक्य बनता है। अब इसका पहला उदाहरण अगर हम देखते हैं कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा वाक्य है मैंने पढ़ाई की किंतु क्योंकि परीक्षा थी, किंतु नहीं, क्योंकि परीक्षा थी। अब तीसरा है जब वर्षा होगी हम घर रहेंगे। तो हम ये देखते हैं कि वाक्य के जो भेद में है, रचना के आधार पर जो तीसरा इसका भेद है तो वो है मिश्र वाक्य। तो यानी कि मिश्र वाक्य एक प्रधान उपवाक्य होता है इसमें और एक से अधिक जो है वो आश्रित उपवाक्य होते हैं, जिनसे मिलाकर ये मिश्र वाक्य बनता है। आश्रित उपवाक्य जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? प्रधान वाक्य पर निर्भर करता है। जोड़ने वाले शब्द, इन दोनों वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द जो होते हैं, जो, कि, यदि, जब, क्योंकि, ताकि होते हैं। एक मुख्य वाक्य होता है इसमें और एक प्लस गौण वाक्य होता है।
अब जैसे है कि जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो एक हमारा सेंटेंस ये है वाक्य, और एक वाक्य हमारा, दूसरा वाक्य हमारा ये है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें ये जो वाक्य है वह सफल होगा, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, तो ये हमारा क्या है, ये प्रधान वाक्य है, प्रधान वाक्य है। अब मैंने पढ़ाई की क्योंकि परीक्षा थी, अब मैंने पढ़ाई की है ना, अब इस शब्द ने इसको क्या है, मिलाया है, तो परीक्षा थी ये दूसरा हमारा वाक्य है, इस वाक्य को इस वाक्य ने मिलाया है, लेकिन इसमें एक प्रधान वाक्य है और एक आश्रित वाक्य है। तो ये जो परीक्षा थी, तो ये जो परीक्षा थी किस पर निर्भर कर रहा है, कि पढ़ाई पर निर्भर कर रहा है, कि मैंने पढ़ाई की। या इसका मतलब ये हुआ कि ये तो प्रधान उपवाक्य हो गया है ना, प्रधान उपवाक्य हो गया, उपवाक्य, और ये कौन सा हो गया, ये आश्रित उपवाक्य हो गया, आश्रित उपवाक्य। अब जब वर्षा होगी हम घर रहेंगे, ये योजक चिन्ह है, क्या है ये बच्चों, ये योजक चिन्ह है, योजक चिन्ह। तो अब ये जो है ये हमारा आश्रित वाक्य है, आश्रित वाक्य, और ये वाला कौन सा है, ये प्रधान वाक्य है, प्रधान उपवाक्य है, ठीक है, प्रधान उपवाक्य है। ये जब वर्षा होगी हम घर पर रहेंगे, तो ये अच्छे से आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके प्रश्न देख लेते हैं। चलिए अब हम इसके कुछ प्रश्न देख लेते हैं। राम किताब पढ़ता है, ये किस प्रकार का वाक्य है। पहला है संयुक्त वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है सरल वाक्य, और चौथा है प्रश्नवाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका जिक्र नहीं है प्रश्नवाचक का, मिश्र वाक्य भी ये नहीं है, और ये संयुक्त वाक्य भी नहीं है, क्योंकि ये किसी शब्द अव्यय शब्द से नहीं जुड़ रहा है। तो ये क्या है, सादा वाला सरल वाक्य है। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ, सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका दूसरा प्रश्न है कि सीता गाती है और गीता नाचती है, यह कौन सा वाक्य है। पहला है सरल वाक्य, दूसरा है मिश्र वाक्य, तीसरा है संयुक्त वाक्य, और चौथा है आज्ञावाचक। तो आज्ञावाचक वाक्य तो है ही नहीं, है ना, और ये मिश्र वाक्य भी नहीं है, और ये सरल वाक्य भी नहीं है, बल्कि कैसा वाक्य है, ये संयुक्त वाक्य है। एक वाक्य को दूसरे वाक्य से किसने मिलाया है, ये अव्यय शब्द ने इसको मिलाया है। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि जो छात्र मेहनत करता है वह सफल होता है, यह किस प्रकार का वाक्य है। तो ये योजक चिन्ह जो था हमने आपको समझाया था कि यह क्या सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, या निषेधात्मक वाक्य है। तो ये गलत है, हमारा बी हमारा गलत है, ए हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। ये कैसा वाक्य है, मिश्र वाक्य है। चौथा है इसका कि संयुक्त वाक्य में उपवाक्य किससे जुड़े होते हैं। क्या संबंध बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं, विशेषण से या क्रिया से। तो क्रिया से नहीं जुड़े होते, विशेषण से भी नहीं जुड़े होते, संबंध बोधक अव्यय से भी नहीं जुड़े होते, बल्कि क्या है, ये संयुक्त वाक्य में समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो हमारा उत्तर कौन सा सही हुआ बच्चों, बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य का उदाहरण है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, मुझे पता है कि वह आएगा, दरवाज़ा बंद करो। तो दरवाज़ा बंद करो यह आज्ञावाचक है, यह हमारा नहीं है। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, ए भी नहीं है। राम पढ़ता है और श्याम लिखता है, तो ये नहीं है, बल्कि हमारा उत्तर जो है वो कौन सा है, सी हमारा उत्तर है कि मुझे पता है कि वह आएगा, कि वह आएगा। तो ये जो है कि मिश्र वाक्य में कि जो है ना ऐसे शब्द होते हैं तो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो कि इनने इन दोनों वाक्यों को जोड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हुआ, मिश्र वाक्य का उदाहरण हुआ। तो ये था बच्चों रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद थे उनसे संबंधित कुछ प्रश्न। तो और चलिए अब हम आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद। तो चलिए बच्चों अब हम आप और हम मिलकर पढ़ते हैं अनुच्छेद। परीक्षा के समय कई विद्यार्थियों को तनाव का अनुभव होता है।
अच्छे अंक लाने की अपेक्षा समय पर पूरा पाठ्यक्रम ना हो पाना और असफल होने का डर तनाव के मुख्य कारण है। तनाव के मुख्य कारण क्या है कि या तो पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ है, पढ़ा नहीं है बच्चे ने नियमित रूप से, है ना। अधिक तनाव होने पर विद्यार्थी ठीक से ध्यान नहीं लगा पाते और कभी कभी शारीरिक थकान भी महसूस करते हैं। यदि विद्यार्थी नियमित रूप से पढ़ाई करें, समय सारणी बनाकर अध्ययन करें और पर्याप्त नींद लें तो परीक्षा का तनाव कम किया जा सकता है। माता पिता और शिक्षकों का सहयोग विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। परीक्षा के तो क्या एक जो आत्मविश्वास के साथ है कि शिक्षकों का सहयोग और माता पिता के सहयोग से जो है विद्यार्थी में आत्मविश्वास की भावना जागृत होती है। अब चलिए ये था अनुच्छेद। अब इसके जो है प्रश्न देखते हैं हम। पहला प्रश्न है कि परीक्षा के समय विद्यार्थियों में तनाव का मुख्य कारण क्या होता है। पहला है खेलकूद, दूसरा है अच्छे अंक लाने की अपेक्षा, तीसरा है मित्रों से बातचीत और चौथा है अवकाश। तो ये गलत है, सी भी हमारा गलत है और ए भी हमारा गलत है, बल्कि बी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि अच्छे अंक लाने की अपेक्षा। वो ये अपेक्षा करते हैं कि पढ़े तो कुछ नहीं लेकिन अच्छे अंक ले आए। दूसरा इसका प्रश्न है कि अधिक तनाव होने पर विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। पहला है स्मरण शक्ति बढ़ती है, दूसरा है एकाग्रता कम हो जाती है, तीसरा है रुचि बढ़ती है और चौथा है ऊर्जा बढ़ती है। तो ऐसा डी हमारा गलत है, सी हमारा गलत है और ए हमारा गलत है, लेकिन बी जो है वो हमारा उत्तर सही है कि अधिक तनाव होने पर विद्यार्थियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। एकाग्रता जो है उनकी, वो जो एक उनमें रुचि है वो उनकी कम हो जाती है। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए क्या करना चाहिए। देर रात तक जागना चाहिए, पढ़ाई छोड़ देना चाहिए, नियमित अध्ययन करना या केवल खेलना। तो केवल खेलना बिल्कुल गलत है। देर रात तक जागना ये भी गलत है। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। बी भी हमारा गलत हो गया, पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए, बल्कि सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि नियमित अध्ययन करना चाहिए। अब इसका चौथा प्रश्न है कि पर्याप्त नींद लेने से क्या लाभ होता है। पहला है तनाव बढ़ता है, दूसरा है शरीर कमजोर हो जाता है, तीसरा है तनाव कम होता है और चौथा है समय नष्ट होता है। तो समय नष्ट नहीं होता, ये हमारा गलत हो गया। बी हमारा गलत है और ए हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि तनाव कम हो जाता है। पर्याप्त नींद लेने से क्या होता है बच्चों कि जो है तनाव कम हो जाता है। अब इसका पांचवा प्रश्न है कि विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में कौन सहायक होता है। पहला है डर, दूसरा है दबाव, तीसरा है माता पिता और शिक्षक और चौथा है चिंता। तो डी हमारा गलत है, बी हमारा गलत है और ए हमारा गलत है, लेकिन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही है कि माता पिता और शिक्षक। देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि माता पिता और शिक्षकों का सहयोग विद्यार्थियों का आत्मविश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये था अनुच्छेद जिसे हमने पढ़ा। बच्चों वाक्य का जो है हमने आपको वाक्य के बारे में बताया, उससे संबंधित प्रश्न बताए, अभी अनुच्छेद बताया। तो आप सभी ने बहुत से अच्छे से सुना और समझा। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।